अच्छा, इन सभी में वन डायमेंशन कंडक्शन था, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा। इवन जेई के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि सिलेबस कंसिस्ट ऑफ वन डायमेंशन कंडक्शन, बट कई बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टू डायमेंशन वाले आए हुए हैं। जैसे अगर हमारे पास एक डिस्क है जिसकी विड्थ है t, दैट इज द थिकनेस ऑफ द डिस्क, रेडियस उसकी r, और हमने क्या किया, जो डिस्क का सेंट्रल पॉइंट था उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा दिया, लेट दैट बी 100 डिग्री, और इसे मेंटेन किया बाय सप्लाइंग कांस्टेंट हीट टू द सेंटर। और जो सर्कमफेरेंस है, टेम्परेचर ऑफ सर्कमफेरेंस, वो है मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि अब सेंटर से हीट कहां जाएगी, डिस्क में सेंटर से हीट अगर सर्कमफेरेंस तक जाएगी तो क्या ये वन डायमेंशन ट्रांसफर ऑफ हीट है? ये तो पूरे के पूरे प्लेन में हो रहा है, दैट इज टू डायमेंशन ट्रांसफर। अगर टू डायमेंशन ट्रांसफर हो रहा है मतलब हीट कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है, कह सकता हूं। अगर हीट टू डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है और वो सेंटर से कहां पे रीच कर रही है, सर्कमफेरेंस तक, तो आपने कंक्लूड करना है, अगर यहां कंडक्टिविटी कांस्टेंट भी हुई तो आपसे पूछा है कि किसी जनरल डिस्टेंस x पे या फिर करंट एट स्टेडी स्टेट, करंट एट स्टेडी स्टेट एट जनरल पॉइंट x फ्रॉम द सेंटर। करंट एट स्टेडी स्टेट का मतलब रेट एट विच हीट इज फ्लोइंग थ्रू दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या रेजिस्टेंस A से B तक का टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है? अगर रेजिस्टेंस पता लग जाए तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 बाय कंडक्टिविटी, लेंथ दैट करंट हैज टू ट्रेवल। किसी भी साइड पे देखें तो लेंथ करंट को कितनी चलनी है, r। क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें करंट भाग रहा है वो कितना होगा। सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट पे देखें तो उसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई r, और विड्थ कितनी है, t। तो वो जो एरिया जिसमें करंट बाहर निकलेगा वो होगा 2 पाई r इंटू टी। लेकिन शुरू में जिस एरिया से करंट निकलना शुरू हुआ था वो लगभग 0, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वो एरिया क्या होता जा रहा है। अब एरिया अगर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस तो हर जंक्शन का क्या हो रहा है, और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अच्छी बात यह है कि करंट जब इंटरनल पॉइंट से बाहर सर्कमफेरेंस तक जा रहा है तो सारे के सारे रेजिस्टेंस जो उसको ऑफर हो रहे हैं वो सारे के सारे किसमें काउंट होंगे, सीरीज। तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्क हमें दी है, हमें इस डिस्क में पहले एक छोटा रेजिस्टेंस काउंट करना पड़ेगा। छोटा रेजिस्टेंस मतलब मैं मान लूं कि किसी x लेंथ पे dx थिकनेस को ट्रेवल करने में जो रेजिस्टेंस लगा, इस सिलेंड्रिकल dx थिकनेस के स्लैब के कारण जो रेजिस्टेंस होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, dr। और ये किसी जनरल डिस्टेंस x पे थिकनेस कितनी मानी है मैंने इसकी, dx। dr की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 1 बाय कंडक्टिविटी, लेंथ जो करंट को चलनी है इस dx थिकनेस के सिलेंडर को क्रॉस करने के लिए करंट को कितनी लेंथ चलनी है, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से करंट निकलेगा। इस सिलेंडर जो dx थिकनेस का सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, 2 पाई x इंटू थिकनेस दैट इज t। ये बात समझ में आती है। सिलेंडर का सरफेस एरिया ही इसका क्रॉस सेक्शन होगा, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर।
ये है छोटा रेजिस्टेंस, और ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे सब किस में काउंट होंगे? अच्छी बात यह है कि कंडक्टिविटी x के साथ चेंज नहीं हो रही। क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए ज्यादा क्या करते हैं कि लेट कंडक्टिविटी वेरीज विद x, तो वो वेरिएशन दी हो तो वो भी लिख देंगे, नहीं दी तो ये है ही। अब ये पहला सिलेंडर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा सिलेंडर जो आएंगे, ऑल दोज रेजिस्टेंसेस वुड बी कंडक्टेड इन सीरीज। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो इंडिविजुअली इन सभी रेजिस्टेंसेस का क्या आएगा? सम R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसे हम बोल देंगे 1 बाय k dx अपॉन 2 पाई x इंटू टी। अब यहां तो चलो मैंने वेरिएशन नहीं लिया, आप लिख लो। चलो k जो है वो कैसा है? k इज इक्वल्स टू k नॉट x, k नॉट x प्लस 1 ऐसे लिख लो, या फिर k इज इक्वल्स टू k नॉट बाय x स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अगर कंडक्टिविटी k इज इक्वल्स टू k नॉट बाय x स्क्वायर है तो k की जगह हम क्या लिखेंगे यहां पे? k नॉट बाय x स्क्वायर इंटू 2 पाई x इंटू t। अब मुझे इंटीग्रेट करना कहां से कहां तक है? 0 से लेके r, x की वैल्यू 0 से लेके r, तो 1 अपॉन k नॉट 2 पाई t बाहर आ जाएगा, x और x स्क्वायर में से x बचेगा, इंटीग्रेशन इस एक्सप्रेशन का करना है, और ये आ जाएगा 1 बाय k नॉट 2 पाई t, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, दैट वुड बी r स्क्वायर बाय। ये है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और जैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लग गया, स्टेडी स्टेट में हर जगह से करंट क्या रहने वाला है? सेम। तो करंट चाहे आप x डिस्टेंस से पता करो, या x प्लस dx से पता करो, या x2 से पता करो, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम, दैट इज डेल्टा t डिवाइडेड बाय r इक्वल 100 माइनस 40 बाय ये सारी कहानी। ये 2 डायमेंशन कंडक्शन था। इसी तरह अगर स्फीयर के अंदर कंडक्शन होता कि किसी तरह से हमने स्फीयर के सेंटर को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन कर दिया और वहां से हीट बाहर जा रही है, तो वो कंडक्शन कैसा होता? 3 डायमेंशन, क्योंकि वहां से स्फेरिकल मैनर में हीट बाहर जाती। तो वहां से भी हम क्या करते? पहले एक छोटा स्फेरिकल शेल मानते जिसकी थिकनेस dx, रेडियस कितनी? x, उस स्फेरिकल शेल का रेजिस्टेंस काउंट करते और फिर उसे क्या करते? इंटीग्रेट। फाइन इट इज। रब करो इसे। बातें बच गए सर। Next, if we talk about convection process, कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या? वो मैनर जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह जाए, बट बिकॉज ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम मैटर। कंडक्शन में मीडियम मैटर का ट्रांसफर नहीं था, सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, मीडियम मैटर जहां है वहीं रहते थे। कन्वेक्शन में लिख लिया, द प्रोसेस इन विच heat would transfer from one position to other because of actual transfer of medium matter। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड सिस्टम है या गैसियस बल्ब है, कुछ भी हो सकता है। हमने बाहर से हीट सप्लाई करना शुरू किया,
जब हीट सप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये जो बेस है मेटल का ये गर्म होगा, इसके कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल है वो कंडक्शन से हीट रिसीव करेंगे, मेटल गर्म हुआ तो उसके साथ कांटेक्ट मॉलिक्यूल जो है वो हीट रिसीव करेंगे बाय कंडक्शन, और इवन कुछ हीट रेडिएशन से भी जाएगी। तो ये जो बॉटम मोस्ट मॉलिक्यूल है इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास सेम रहेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? क्या कम डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल नीचे रह सकते हैं? और ऊपर जो मॉलिक्यूल है उनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा। तो ग्रेविटी के कारण ज्यादा डेंस मॉलिक्यूल नीचे आएंगे और कम डेंस वाले मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। तो अगर ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और ये हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल है, जहां हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल मूव करेंगे हीट भी वही, तो हीट ऊपर जाएगी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ heat transfer due to motion of high temperature molecule। तो इस तरह से जहां जहां मैटर ट्रेवल करेगा वहां वहां हीट जाएगी। पहले पड़ी बात। अब कंडक्शन में हीट कॉज का जो रेट था, मतलब हीट कॉज का जो हीट ट्रांसफर का जो कॉज था वो कौन था? टेम्परेचर डिफरेंस। कि दो चीजें आपस में कांटेक्ट में है, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर टिल देयर टेम्परेचर इक्वेट्स। उसी तरह कन्वेक्शन में कॉज ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? हीट ट्रांसफर हो ही क्यों रही है? डेंसिटी डिफरेंस के कारण। अगर ग्रेविटी नहीं होती स्पेस में, लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स को हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया था, लो बॉटम मोस्ट मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हीट सप्लाई करके इंक्रीज कर दिया, तो ग्रेविटी अगर नहीं होती तो क्या वो मॉलिक्यूल ऊपर जाते? ग्रेविटी के कारण ही हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं और लो डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल। तो कॉज ऑफ हीट ट्रांसफर जो है यहां पे वो कौन है? डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब इफ ग्रेविटी वॉज एब्सेंट, अब ग्रेविटी एब्सेंट कहां कहां होती है? फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर के अंदर या फिर सैटेलाइट के अंदर। तो अगर ग्रेविटी एब्सेंट होती, जी इफेक्टिव कितनी होती? 0। कहां पे होती है? इनसाइड सैटेलाइट और इनसाइड फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। इन जगहों पे अगर आप ऐसा कंटेनर प्लेस करते, ये मान लीजिए एलिवेटर है जो खुद नीचे आ रहा है किस एक्सेलरेशन से, और आपने क्या किया, इसके बॉटम मोस्ट मॉलिक्यूल्स जो है उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर तो बढ़ गया, ये हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल है, लेकिन अब ये ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते। रीजन, सारा का सारा मैटर जो है वो फ्री फॉल कर रहा है कि हाँ ग्रेविटी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इसके अंदर कितनी हो चुकी है? 0। तो वो चाहे हाई डेंसिटी हो चाहे लो डेंसिटी हो, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेंगे, जैसे है वहीं रहेंगे। तो अब की बार नो कन्वेक्शन, हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल जहां है वहीं रुके रहे। तो पहली बड़ी चीज, मैटर के ट्रांसफर के कारण हीट ट्रांसफर होती है। कौन से मैटर के कारण? हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल जहां ट्रांसफर होंगे हीट भी वहीं जाएगी, और अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो ये प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगा। अब कन्वेक्शन दो तरह के होते हैं, वन इज नेचुरल कन्वेक्शन एंड अदर वन इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का कॉज जो है वो डेंसिटी डिफरेंस है, और डेंसिटी डिफरेंस के कारण हमें पता है कि
बॉटम एंड वाले मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? ऊपर। अच्छा, अगर आप ध्रुव साहब अगर आप हीट सप्लाई टॉप पे कर देते तो टॉप एंड वाले मॉलिक्यूल गर्म हो जाते, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता, डेंसिटी क्या हो जाती? कम। क्या वो हिलते कहीं पे? वो जहां है तो हीट देने से यहाँ कन्वेक्शन नहीं होता, जो जहां है वहीं रहते। कन्वेक्शन अगर होगा तो वो तभी जब जो नीचे मॉलिक्यूल थे हम उनकी डेंसिटी डिक्रीज करके उन्हें कहां ले जाएं? ऊपर। तो नेचुरल कन्वेक्शन डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है और उसमें हीट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट हीट जाएगी, क्योंकि हम हीट देके वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, डेंसिटी कम कर रहे हैं, तो डेंसिटी के ग्रेविटी के अगेंस्ट हीट ट्रांसफर होनी है। और फोर्स्ड कन्वेक्शन, जैसे हम एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, ये फैन लगाते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल जब ऊपर जा रहे थे, यहीं पे हमने एक पंप या एक फैन एग्जर्ट कर दिया। फैन रन करेगा तो वो क्या करेगा? प्रेशर डिफरेंस कॉज करेगा। अब ये हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स को फैन धक्का लगा के कहां भेज सकता है? एक्स में। फैन धक्का लगा के कहां भेज सकता है? -x में। फैन धक्का लगा के किसी एंगल पे भेज सकता है, इवन वापस नीचे भी भेज सकता है। तो जहां हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल जाएंगे हीट भी वहीं जाएगी। और इस एक्सटर्नल पंप की हेल्प से हम हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल को अपनी जरूरत की डायरेक्शन में कहीं भी भेज सकते हैं। तो ऐसे कन्वेक्शन को हम क्या बोलते हैं? जहां हमने बाउंड कर दिया कि भैया हाई टेम्परेचर के मॉलिक्यूल सीधा ऊपर नहीं जाएंगे, उस फैन की हेल्प से जहां हम चाहें वहां उन्हें भेज सकते हैं। तो फोर्स कन्वेक्शन, इफ एक्सटर्नल एजेंट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन of high temperature molecules, तो उसे हम बोलते हैं forced convection। ठीक है। और फोर्स कन्वेक्शन में हीट कहां फ्लो होती है? किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है जहां हम चाहें। क्या ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी फोर्स कन्वेक्शन हो सकता है? नेचुरल कन्वेक्शन can't takes place in gravity free space। अपने आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में बॉटम से टॉप मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे। क्या फोर्स कन्वेक्शन हो सकता है? हम ऊपर वैक्यूम लगा के ऊपर प्रेशर डिक्रीज कर दें, इन मॉलिक्यूल्स को कहां आना पड़ेगा? ऊपर। फिर वो जैसे ऊपर आते हैं फैन लगा के उन्हें साइडवेज भी मूव करवा सकते हैं। तो फोर्स कन्वेक्शन कैन इवन टेक प्लेस इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। वहां भी फोर्स कन्वेक्शन प्रैक्टिकली फिजिबल है। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल कन्वेक्शन के, नेचुरल या फोर्स्ड? सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ट्रेड विंड्स, मानसूनल विंड्स, जितने भी ये हवा के कारण टेम्परेचर चेंज होते हैं, उसमें क्या होता है? अगेन हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऑल दीज वर एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। सी ब्रीज क्या होती है? ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा। ठीक है, ये ध्यान रखें। और अगर हम बात करते हैं रात के टाइम पे लैंड का टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या होता है? तो लैंड के पास जो एयर है उसका टेम्परेचर भी कम, टेम्परेचर कम तो उसकी डेंसिटी ज्यादा। और जो सी के पास टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो वो हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल लैंड की तरफ आएंगे, लैंड से लो टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल सी की तरफ जाएंगे। तो उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड के पास टेम्परेचर कम था, वो वाली ब्रीज किसकी तरफ जा रही है? सी की तरफ। और दिन के टाइम में सी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम, लैंड का टेम्परेचर ज्यादा, तो वो जो कम टेम्परेचर लैंड वाले मॉलिक्यूल सी की तरफ, डिफ्यूजन प्रोसेस में सी वाले मॉलिक्यूल लैंड की तरफ।
उस पर्टिकुलर एयर का टेम्परेचर कम होगा, उसे बोलते हैं हम सी ब्रीज। तो जहां से कूल एयर आएगी उसे हम ब्रीज बोलते हैं। अगर कूल एयर सी से आ रही है तो दैट इज सी ब्रीज, कूल एयर लैंड से जा रही है तो दैट इज लैंड ब्रीज। ट्रेड विंड्स, मानसूनल विंड चलो सुना हुआ है, ट्रेड विंड्स सुना हुआ है। ट्रेड विंड्स क्या होती है? अर्थ में इक्वेटर के पास का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा इक्वेटर के पास तो वहां के एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो एयर मॉलिक्यूल्स भागेंगे किसकी तरफ? पोल्स। बट प्रॉब्लम ये है कि अर्थ के रोटेशन के कारण उनका यूनिफॉर्म मोशन नहीं रह पाता, वो अर्थ के अबाउट घूमते घुमाते पोल्स की तरफ जाते हैं। इधर भी वो घूमते घुमाते साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो पूरी अर्थ को घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसी विंड्स को बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिलेशन किस पे बेस्ड है? कन्वेक्शन से। अब ह्यूमन हार्ट जो है वो भी पंपिंग देके कुछ मैटर को ट्रांसफर करवाता है और वहां से हीट भी भागती है। ब्लड फ्लो जब होता है, अगर हमारे मान लीजिए पैर के फिंगर में, हाथ के फिंगर में कहीं कट लग जाए, वहां ब्लड फ्लो बंद हो जाए, तो पैर या हाथ का टेम्परेचर धीरे धीरे, तो सर्दियों में आपके हाथ या पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, उन्हें जोर से रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, वहां ब्लड सर्कुलेशन फिर से, और ब्लड सर्कुलेट करेगा तो इसका मतलब वहां एनर्जी आएगी, वो वापस से गर्म हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन वहां स्लो हो जाएगा, इसका मतलब वो कंपैरेटिवली, तो अगर जनरली डिपेंडिंग आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, पिज्जा बर्गर खाते हैं खूब, तो हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स तक ब्लड प्रॉपर रेट से फ्लो ना करे। जैसे एक्सट्रीम फुट के बेस है वहां तक, फिंगर्स के टो टच है वहां तक, अगर यहाँ पे नहीं जाए तो फिर धीरे धीरे इनमें टेम्परेचर धीरे धीरे या इनमें जल्दी कूलिंग होती है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं, हाथ जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो बेटर आप थोड़ा दौड़ भाग करना शुरू कर दें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अगर सही रहेगा तो फिर ऐसे सिनेरियोस नहीं। ये सारे जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी क्या है? ह्यूमन हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन, जहां चाहता है वहां ब्लड फ्लो करवा सकता है। और एग्जॉस्ट फैन होता है वो रूम में जो वार्म एयर है वो लिफ्ट करती है, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऊपर जाती है, और जैसे ही वो ऊपर जाती है एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, अपनी रनिंग स्पीड से बर्नौलीज प्रिंसिपल के बेस पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। उसके सामने बाहर की तरफ जहां हवा तेज चल रही है वहां प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, रियर एंड पे जहां हवा कम है वहां प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज। तो फ्लूइड फ्लो करता है हमेशा हाई प्रेशर से, तो जो वार्म एयर ऊपर उठी हुई है उसके एग्जॉस्ट के बैक एंड पे रूम के अंदर प्रेशर ज्यादा है और रूम के बाहर प्रेशर कम है। जितना तेज वो चलेगा प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा, तो वहां से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो वहां इस मैनर में हम एग्जॉस्ट रन करके रूम की वार्म एयर को बाहर निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल है कन्वेक्शन करंट। अच्छा, इसमें अमाउंट ऑफ हीट कितनी जाएगी? अगर मैं कन्वेक्शन करंट मेजर करूं, डी हीट बाय dt, कितनी हीट पर यूनिट टाइम ट्रांसफर हो रही है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना मास T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर में, क्योंकि यहां जब मैटर ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर हर जंक्शन पे लगातार क्या हो रहा है? चेंज। जैसे बॉटम से कुछ मास हमने पिक किया, लेट दैट बी dm या m मास मान लो, m मास स्टेट 1 T1 टेम्परेचर की रेंज से कहां तक गया? ठीक, तो बीच रास्ते में हर जगह वो हीट फैलता गया, तो आप टोटल हीट ट्रांसफर एक साथ तो कंक्लूड कर ही नहीं सकते। बीच में छोटे से रास्ते के अंदर कितनी हीट आई वो डिपेंड करेगा उस रास्ते के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना राइज किया। तो टेम्परेचर राइज होगा, dm मान लेते हैं उस मॉलिक्यूल्स का मास, उनकी स्पेसिफिक हीट c, उनमें टेम्परेचर चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय टाइम। ये होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल जंक्शन बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर। इसके न्यूमेरिकल नियर अबाउट 0 आएगा,
ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन वाले आ सकते हैं कि हीट इस जंक्शन से इस जंक्शन में गई, यहाँ उसका टेम्परेचर 20 था, ऊपर टेम्परेचर 25 था, तो बीच रास्ते में उसने कितनी कन्वेक्शन हीट लॉस की। न्यूमेरिकल्स कंडक्शन से या रेडिएशन से, कन्वेक्शन से थ्योरेटिकल रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? ये करते हैं।